जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूं। आज के 5 दिन के बाद ये वीलॉग ये मैं कर रहा हूं और मस है कि ये मेरी ज़िंदगी के बड़े मुश्किल और दीज आर वेरी टफ़ टाइम्स। उसकी रीज़न जो है आपको पता है सबको। अरशद शरीफ मतलब ही वॉज़ ए फैमिली, ही वॉज़ नॉट अ फ्रेंड, ही वॉज़ ए ब्रदर। और हमेशा मैं उसको मतलब है अगर भाई समझता तो वो मुझे हमेशा बड़े भाई का उसने दर्जा भी दिया है। हमने दिन रात इकट्ठे गुजारे हैं, मेरे बच्चे उसके बच्चे, दैट्स और भी दोस्त यार जो हैं। सो स्टिल एक उसमें से निकलने में आपको बड़ा टाइम लगता होता है कि अब वो कहते हैं यकीन नहीं आने वाली बात है। सो मुझसे कोई बात नहीं हो रही थी, हालांकि बहुत से लोगों ने कहा कि आपके दोस्त है, आपको बोलना चाहिए, आके बात करनी चाहिए उनके हवाले से। तो लेकिन इवन मैंने अपने जो शोज़ किए हैं वो भी बड़ी मुश्किल से, एक ड्यूटी थी वो ड्यूटी निभाई। बहुत सारे चैनल्स हैं जो कह रहे थे कि आप आएँ, नाराज़ भी हो गए कुछ एंकर दोस्त के आप आएँ। तो समडे यू डोंट फील टॉकिंग, आप क्या उस पर बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कुछ है। तो आज उन्हीं के आज इस्लामाबाद में 2 बड़े वाक़यात हुए हैं। अरशद शरीफ का जनाजा था, बहुत बड़ा जनाजा था, और दूसरा उनको DGISI और DGISPR जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी मेरा ख्याल है। अपने अपने हिसाब से बिग डेवलपमेंट्स इन पे थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि दोनों का वो मकसद जो है वो रिलेटेड है एक दूसरे से। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं वहाँ कब्रिस्तान से वापस हैं, सुबह को गए हुए उनके घर पे पहले गए हैं। फिर बड़ा मुश्किल टाइम था कि घर के अंदर जाकर जिस घर में बैठते थे वहाँ पर अरशद के बच्चे, उनकी माँ, उनकी बेगम साहब, भाभी बहन हमारी, और फिर वहाँ पे जाके अरशद की लास्ट उसको देखना, इट वाज़ वेरी पेनफुल आई मस्ट से। फिर उसके बाद वो जनाजे पे गए, इतना बड़ा जनाजा आई मस्ट से, इतने सारे लोग, वो भी किसी एक सहाफ़ी के लिए। मुझे नहीं याद पड़ता कि इस्लामाबाद की तारीख में इतना बड़ा जनाजा हुआ गया। और बड़े लोग, आम से लोग, बड़े मोटरसाइकिल पे, बाइक्स पे, पैदल, गाड़ियों पे, पजेरोस में, मर्सिडीज़ में, कौन सी ऐसी गाड़ी होगी या कौन सी ऐसी सवारी होगी या पैदल होंगे जो लोग नहीं होंगे। इतनी मोहब्बत, इतना डेडिकेशन, इतना आके लोगों का प्यार दिखाना अरशद के लिए, इट वाज मैसिव, आई मस्ट से, और अनप्रेसिडेंटेड, और इट वाज मूविंग, हार्ट टचिंग। आपने सीन देखे होंगे कि बहुत बड़ा उसका अरशद का जनाजा था और उसके घर पे भी बड़े लोग हैं। उसकी मेरा ख्याल है घर वाले अपना शायद गम भूल गए उनको, वो दूसरे लोग जो थे आम कॉमन आदमी, बहुत सारे हमारे गले आके रोए हैं अरशद की, उन्होंने आके कंडोलेंसेस किए। उन्हें पता था कि ये उनके कोलीग्स हैं या दोस्त हैं। सो बहरहाल मैं आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। और फिर कब्रिस्तान में गए, फिर दफन उन्हें अपने दोस्त को, अपने प्यारों को मट्टी के हवाले करना, उन पे मट्टी पे वो करना, उनको मट्टी में मट्टी होते देखना, इट्स वेरी मतलब मुश्किल है। और मुझे बदकिस्मती से, माई बैड लक, बहुत सारे मुझे अपने इतने करीबी प्यारों को ऐसे ही करना पड़ा है। पेरेंट्स का मैंने देखा, फिर भाइयों का देखा, मैंने बहनों का दो का देखा, फिर डॉक्टर ज़फ़र ताफ़ का मैंने, ही वॉज़ वेरी क्लोज टू मी, आई वॉज़ वेरी क्लोज टू हिम। राना एजाज मेरे दोस्त थे लिया के, अब अरशद शरीफ थे। सो दुनिया का मुश्किल काम ये है कि अपने करीबी अजीज़ों को आप जाके मट्टी में उनको अब दफन होते देखें और ये सोच के कि इसके बाद आप इस बंदे का चेहरा जो है ना वो दोबारा नहीं देख सकेंगे। दीज आर वेरी टेरिबल फीलिंग्स। मैं अभी इससे ज़्यादा आई कांट से एनीथिंग, आई मे नॉट ब्रेक डाउन, और कोई उस पर इस वक्त में कोई वीकनेस, उस इमोशनल उसमें नहीं जाना चाह रहा। दूसरी जो चीज़ थी, इस पर फिर बात करते रहेंगे, देयर आर मैनी थिंग्स टू टॉक एंड वी विल टॉक अबाउट दैट। मैं लिख भी रहा हूँ अपना उसमें। दूसरी बड़ी चीज़ जो थी वो थी उनकी DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस और DGISPR की, विच वॉज टोटली अनप्रेसिडेंटेड, और बड़ी वो थी, मतलब शॉकिंग थी फॉर मैनी, क्योंकि वो DGISI जो मौजूदा नए आए थे, नदीम साहब, तो उनके बारे में यही थी कि जो प्रोफेशनल वो सोल्जर हैं, बिल्कुल वो इज़ फ्राम ओल्ड स्कूल, जैसे कहा जाता है ना, ट्रेडिशनल आदमी होते हैं कि एजेंसी का बंदा जो है कैसा होना चाहिए, उसको बिहाइंड द कैमरा रहना चाहिए, बिहाइंड द सीन रहना चाहिए, अनसीन का जो एक होता है ना थोड़ा सा ऑरा, ग्रेंजर, खौफ, वो रहना चाहिए। एजेंसीज का होता भी है, लेकिन कुछ अर्से में हमने देखा कि पाकिस्तान में ये चीज़ें जो है ना वो हुई, ख़त्म हुई हैं। जितने भी वो DGI थे ज़्यादातर जो हैं वो पब्लिक डीलिंग, पॉलिटिशियन से डीलिंग, जर्नलिस्टों से मीटिंग, खुफिया मुलाकातें, बिहाइंड द सीन, वो सारी चीज़ें करते होते थे। लिहाजा उन्हें सामने आने का भी शौक़ था, तस्वीरें आनी, उनकी एक्टिविटीज़ आनी। लिहाजा वो जो एजेंसी के चीफ़ का जो खौफ होता है, अनसीन का अपना खौफ होता है। एजेंसीज दुनिया भर में खौफ अपना रखती होती हैं कि आपने ज़्यादा एक्सपोजर अपना नहीं करना, कि लोग आपके बारे में अंदाज़े लगाते रहें कि कैसा बंदा है, किस तरह का दिखता है, पर्सनैलिटी क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो वो अपने आप को दूर रख के उससे आप ज़्यादा अच्छे मकासद हासिल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है
यहाँ पे पिछले कई सालों में हमने देखा है कि ये जो ऑफिस ही ऐसा है इसका आईएसआई का डीजी का, कि उसको पॉलिटिक्स में अगर वो नहीं भी इन्वॉल्व होना चाहता तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है माशाल्लाह ड्रैग करके ले आते हैं, या वज़ीर आज़म साहब हैं वो इस तरह की डिमांड्स रखते हैं कि जो आप पूरी नहीं करते तो ओहदे पे आप वहाँ पे कायम नहीं रह सकते। लेकिन इन्होंने आके एक डिपार्चर की पिछले साल 20 नवंबर के बाद जनरल जी नदीम साहब जो हैं, कोई तस्वीर नहीं है, कोई उनकी वीडियोज़ नहीं है, उनकी यही थी कि नहीं देना, विच वॉज एक तरह का प्लेजेंट सरप्राइज भी था बहुत सारे लोगों के लिए। लिहाजा जब आज वो आए हैं और उन्होंने कुछ आके बातें की हैं, सो इट वाज मैसिव, एक स्पेकुलेशन भी थी कि क्या होने वाला है। जब आप डीजी उसको आईएसआई को सामने लाते हैं तो फिर आपके क्या जहन में है, क्या आप समझ रहे हैं, तो इससे ये मैसेज आता है कि मामला जो है ना बहुत वो सीरियस है। और मैंने किसी से पूछा जो इन एक डिफेंस के रिपोर्टर से कि मैंने कहा ये आप इसको कैसे देखते हैं, ये अकेले आर्मी चीफ का फैसला होता है कि वो DGISI को कहे कि आप जाएं और इस तरह की ब्रीफिंग दें, या पूरी कोर कमांड आर्मी की जो हायरार्की है, तो उनका ये कहना था, दोस्त हमारे जो डिफेंस की रिपोर्टिंग करते हैं वो समझते हैं इन चीज़ों को, उन्होंने कहा जनाब ये पूरी आर्मी का फैसला होता है। आर्मी मींस एटलीस्ट जो आपके टॉप की हायरार्की है, कोर कमांडर्स हैं, दीगर अहम जो आपके ओहदेदारान हैं, वो सारे बैठ के फैसला सिर्फ चीफ का नहीं हो सकता, सबका होगा कि DGISI को जानना चाहिए, क्योंकि सारी उंगलियां जो हैं, जैसे आज वो खुद भी कह रहे थे कि अरशद के इसके वाक़े के बाद वो सारी वो स्पेकुलेशन, उंगलियां, तनकीद जो है वो स्टैब्लिशमेंट की तरफ उनका रुख हो गया है, लिहाजा वो उसको क्लैरिफाई करने के लिए आए थे। और क्लैरिफाई करते करते जो भी था, उन्होंने जो इमरान खान साहब के हवाले से, नाम तो नहीं लिया, उन्होंने जो मुलाकातों की बातें की जो इमरान खान साहब की, कि अगर वो मीर जाफ़र थे, सादिक थे, तो फिर क्यों मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें क्यों कर रहे थे उन्हें मीर जाफ़र से, मीर सादिक से। और सबसे बड़ी जो उन्होंने बात की मेरा ख्याल है, और वो ये थी जब उन्होंने कहा जी कि मेरा जब इंटरव्यू किया गया तो मुझसे पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉब्लम जो है ना वो क्या है, तो मैंने कहा जनाब कि इकॉनमी है। तो उन साहब ने आगे से डेफिनेटली ही वाज रिफरिंग टू अगर इमरान खान जनरल नदीम साहब उन्हीं के बारे में कह रहे थे, नाम तो नहीं लिया, तो उन्होंने कहा नहीं हिज़्ब इख्तिलाफ। अब दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक दौर था कि हम ये समझते थे उसमें, मतलब आईएसआई के जर्नल जो रिटायर जो गुफ्तगू करते हैं हम उनको सुनते हैं, उनका ख्याल होता था कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉब्लम जो है ना वो ये सियासतदान है, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स है, उनका ये ख्याल होता था, तो हम इनको ठीक करके देंगे। अब वहाँ पे चेंज आ गई है इंटरेस्टिंगली। वो समझते हैं जो नया DGISI आए हैं वो कहते हैं नहीं हमारा प्रॉब्लम सियासतदान नहीं है, सियासत भी नहीं है, दीगर लोग नहीं, हमारा प्रॉब्लम इकॉनमी ठीक होगी तो मुल्क ठीक रहेगा। लेकिन अगर उनकी बात को आगे लेकर चलें तो मुल्क का वज़ीर आज़म उस वक्त का ये समझते हैं नहीं, नंबर 1 मसला जो है ना वो अपोजिशन है, और ISI को एज ए उसको नंबर 1 के मसले के तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ को डील करना चाहिए। सो मेरे लिए बड़ा एक मेरा ख्याल है ये एक दैट वाज टू आयरॉनिकल, आप कहें कि एक आयरनी है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाहता है नहीं ISI पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे, और ISI कहते हैं नहीं सर इकॉनमी वगैरह है वो ठीक करने की कोशिश करें। 12 द गुड न्यूज़ इज़ के फाइनली इवन देन ही वाज पिक्ड अप। अब इसमें ना बहुत सारी बहसें शुरू हो गई हैं। एक तो ये कुछ मैं ट्वीट्स देख रहा था अटलीज़ों के, वो ये समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब वाकई उन्होंने वो बाहर ले आए हैं, आखिर उन्होंने मजबूर कर दिया है उन्होंने कि ISI के चीफ जो हैं उनका सामने ना बहुत बड़ी बात है, उन्होंने आके सामने और वजाहतें दें, अपनी पोजीशन बताएं, डिफेंस करें, डिफेंसिव साइड पे जाएं, और या बहुत सारे लोगों को नज़दीक ये था नहीं यार काउंटर या ऑफेंस किया गया, काउंटर ऑफेंस है। पहली दफ़ा आर्मी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को, दिस टाइम वी मीन बिजनेस। सो अब इसको कैसे देखेंगे, या इमरान खान साहब की फतह समझेंगे कि आखिरकार वो उनको DGISI जो हैं मतलब आर्मी चीफ ही रह गए ना, उसके बाद जनाब बाजवा साहब किसी दिन खुद इस तरीके से सहाफ़ियों से बात करें और लाइव दिखाएं जी क्या क्या बातें उतरी थी, इमरान खान साहब क्या चाहते थे, हमने क्यों नहीं किया, क्या नेशनल इंटरनेशनल हमारी कंसर्न्स थी जो पूरी नहीं हो रही थी। अब इसके बाद तो चीफ साहब रह गए आर्मी चीफ का, DGISI तो आ गए। सो अब इसको बहुत सारे लोग इमरान खान साहब का वो देख रहे हैं कि इमरान खान साहब फाइनली जो है आर्मी को अपने अगेंस्ट ले आए कि ये मेरे अपोनेंट हैं, उन्होंने कौम को ये बताना था कि मेरे रास्ते में रुकावट थी या है तो वो एस्टेब्लिशमेंट है, ये देखें जी कि अब ये मुझे ही एड्रेस किया जा रहा है। सो इमरान खान साहब के हामी इसको अपनी एक पॉलिटिकल विक्ट्री भी समझ सकते हैं कि जिन पे हमें एतराज़ थे, जिनका हम नाम लेते थे, छुप छुपा के लेते थे, टॉम डिक हैरी, किसी को मीर जाफ़र, किसी को मीर सादे, किसी को सिपा सलार, किसी को कुछ कहते थे, कोई वो लोग देखें अल्टीमेटली जनाब हमने उनका नाम भी नहीं लिया, ये देखें जी यार दीज गैज़ार, और ख़ुद बैठे उस पर डिफेंस दे रहे हैं हमें और हमें खुद बताने को। इमरान खान साहब के हम इसको अपनी फतह भी समझ सकते हैं कि फाइनली हमने आइडेंटिफाई करके दे दिया कि ये वो लोग थे जो मेरी बात नहीं मान रहे थे या मेरे कहने पे नहीं चल रहे थे, उनका ये ख्याल होगा। और इसको जैसे मैंने कहा दूसरी साइड पे एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो एस्टेब्लिशमेंट के हामी या हुकूमत समझ रही होगी, और उस पर नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है या शहबाज शरीफ साहब, जरदारी एंड कंपनी, वो खुश होंगे कि जनाब के यही आर्मी, यही ISI और इमरान खान साहब एक ट्राइका थी
और ये बहुत बड़ी पावर थे जो हमें जेलों में डाल रहे थे, हमारे पे केसेस चल रहे थे, हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। अब यही देखें आपस में बैठ के, वो उसमें कहते हैं ना, उसमें चौक पे बैठ के दोनों साइड जो है ना वो अपने कपड़े जो होते हैं ना कि डल्टी ये क्लोज जो है ना उनको साफ़ कर रहे हैं, या एक दूसरे के साथ टांट्स कर रहे हैं, या एक दूसरे को साथ नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा साफ ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब और इसको हुकूमत को होगा। सो वो आराम से मुतमईन होंगे कि बिल्कुल ठीक हुआ है जनाब, हम तो कहते थे कि आपने लाडला पाला हुआ है, आप लाडले को संभालें। दूसरी साइड पे ये है कि आर्मी को ये लगा है कि अब टाइम आ गया है कि हम एक लॉन्ग मार्च से पहले एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजें। फैसल वाटर साहब की जो सामने आई हैं वो तो क्लियर था कि उसमें बगावत होना शुरू हो गई है। बहुत सारे पीटीआई के अंदर लोग हैं जो इमरान खान साहब की इस तरह की पॉलिटिक्स से इत्तेफाक नहीं कर रहे कि खान साहब जो रूट लेकर निकल रहे हैं ये रूट जो है डेंजरस है और ये ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन अब फैसल वाटर साहब पहले एक बंदे साबित हुए हैं, उन्होंने जो बातें कि उनको साइड पर रख दें, सो उसको भी उन्होंने लॉन्च किया। अब जब DGIS आए हैं तो इट्स ए काउंटर ऑफेंसिव, और उन्होंने कुछ चीज़ मेरा ख्याल है जो उनका सबसे दो चार, जैसे मैंने कहा, बड़े उनका सख्त उनका स्ट्रॉन्ग मैसेज था, और उनका ये जनरल नदीम साहब का कि एक तो ये था जो ये खुफिया मुलाकातों को उन्होंने कंफर्म किया है कि आप खुफिया मुलाकातें फिर क्यों करते थे, हमसे कंसेशन क्यों मांगते थे कि ये करके दें अगर आपको हम पे एतराज़ है। दूसरा, उन्होंने अपनी मुलाकात का इंटरव्यू का बताया कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो थे उनका ये माइंड सेट था जो हम करने को तैयार नहीं थे। सो वो अपना उन्होंने काउंटर ऑफेंसेस भेजा है, स्ट्रॉन्ग मैसेज मेरा ख्याल है फोर्सेस को भी भेजा है, उन्होंने मीडिया में भी भेजा है, इमरान खान साहब के हामी नागबिन सबको चला गया है को कि नो इट्स इमरान खान वर्सेस द रेस्ट। इमरान खान साहब भी कह सकते हैं जी कि मैं हूं जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहा हूं, एस्टेब्लिशमेंट कहेगा कि नहीं जनाब व्हाट कम में, जो उन्होंने कहा ये पॉलिसी 15 साल की है कि हम सियासत में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अभी हमारे अफसरान हैं जो 15 साल मजीद सर्व करने, वो भी इस पॉलिसी का हिस्सा हैं। सो आर्मी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मैसेज कन्वे किया है मेरा ख्याल है इसके लिए सब, वो जो इमरान खान साहब के लिए स्पेशली उनकी पार्टी के अंदर, कि अब आप लोग जो हैं कम अज़ कम आपको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलने वाली। अब सवाल यह है कि जब एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट नहीं दे रही तो इमरान खान साहब किस बुनियाद पर वो समझ रहे हैं कि मैं शायद आऊँगा और बाजी पलट दूंगा। अब ये वो सवाल है जो आपके जहनों में होगा। हमारे भी खान साहब आएंगे, बैठे रहें, जल्द से जुलूस करते रहें। अगर वायलेंस की तरफ जाएंगे तो फिर उनके लिए भी ये मसाइल होंगे, वो तो पूरी फिर अवाम मीडिया देख। सो इमरान खान साहब को वायलेंस भी उनको बिल्कुल सूट नहीं करता, कभी वो कहते भी नहीं है किया जाए। सो मेरा ख्याल है दैट्स वेरी एक लाउड एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इस वक्त इमरान खान साहब चाहते थे कि वो लोग सामने हैं जिनका वो कहते थे रजीम चेंज में थे, फलां में थे, उसमें थे, वो उन्होंने अपने आज कामयाबी समझते होंगे। दूसरी तरफ वो कह रहे होंगे कि नहीं अब हम आपको कन्फ्रंट करने के तैयार हैं, अब हमें पता है, हमें बहुत सारी आपको चीज़ों का पता है कि हम आपकी मर्ज़ी का खेल नहीं खेल रहे थे, इसलिए आप अफेंड हैं और हम आपकी मर्ज़ी का खेल खेलेंगे भी नहीं। सो एक तरह की वेग किस्म की उसमें वो भी है, मैसेज कहें, थ्रेट कहें, कम्युनिकेशन कहें, क्लैरिफिकेशन करें, ऑफेंसेस कहें, ऑफेंस से बहरहाल हुआ है सारी चीज़ों का। ये अब इसमें सवाल ये है कि कौन इसमें किसकी इसकी फतह है किसकी नहीं है, ये तो बाद में आने वाला ये टाइम ही बताएगा। बहरहाल वक्ती तौर पर यही हुआ है कि बैटल, वो कहते हैं बैटल लाइन्स एंड ड्रॉन, बात खुलकर सामने आ गई कि तलवार भी है, घोड़ा भी है, मैदान भी है, और जिनके पास ये पावर है ये डिसाइड करने के वो डिटरमिन हो चुके हैं। खान साहब किसकी उस पर करेंगे, अब क्या उनके पास बेस है, क्या सपोर्ट है, क्या अश्योरेंसेज है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और ISI वो तो खुलकर आ गए सामने कि जनाब के हमारी तरफ से तो अब आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाली। फिर भी अगर उनको कोई सपोर्ट नज़र आ रही है आवाम के अलावा, आवाम तो तोड़ फोड़ जलाओ घिराव कर सकते हैं, किसी को हुकूमत में ला कर तो नहीं बिठा सकते, ना इलेक्शन का अनाउंस करवा सकते हैं। ये खान साहब भी बताएंगे जो ही जलसा आएगा, जुलूस आएगा, देखते हैं आने वाले दिनों में खान साहब की पार्टी जो मुतहद रहती है, टूटती है, फूटती है, क्या रंग दिखाते हैं। बहरहाल लड़ाई जो है ना वो ओपन आ गई। वो समझते हैं कि उन्होंने उनको धोखा दिया है, वो पार्टी दूसरी समझती है आपने हमें धोखा दिया है, किसने किसको धोखा दिया है, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। किसी आने वाले वक्त में मेरा ख्याल जूं जूं टाइम गुजरेगा ये चीज़ें अनफोल्ड होती रहेंगी, आप भी देखते रहें, हम भी देखते रहेंगे।